हम लोग अभी भी जो मूलभूत सुविधा है उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है और विकसित हो सकता है। लेकिन उस समय कोई विकास नहीं हुआ। 2003 से लेकर 18 की हम बात करें, लगातार छत्तीसगढ़ इतना मजबूत हुआ। जितना विकास छत्तीसगढ़ का तेजी से हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा विकास नेता का हो रहा है कि कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता भी 2 साल तक काम करता है, 3 साल तक काम, उसके बाद फॉर्च्यूनर आ जाता है, उसके बाद नए नए घर आ जाते हैं। रोजगार को लेकर क्या कुछ रास्ता हो सकता है, उपाय हो सकता है जिससे उनको रोजगार मिल सके? छत्तीसगढ़ सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम किया है। बीजेपी भले नहीं देख पा रही है, उनकी आंखों में चश्मा है, लेकिन विकास तो हुआ छत्तीसगढ़ का। कोई एक भूमि पूजन बता दीजिए या एक लोकार्पण बता दीजिए जिसमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक नई रोड बनाई है। अगर बीजेपी सेंट्रल एजेंसी का उपयोग नहीं करती तो अभी भी पावर में कांग्रेस रहती छत्तीसगढ़ में, ऐसा उनका कहना है। तो निश्चित रूप से उस समय तो भूपेश बघेल जी को इतने आरोप लगे, उस समय तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये आपसी लड़ाई में जनता का नुकसान क्यों कर रही है पार्टी? देख, 14 लाख आवास जो गरीबों को देना था वो कांग्रेस सरकार में पूरी तरह बंद कर दी गई। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग नेता, विधायक, मंत्री और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजू नारायण ठाकुर जी की, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हैं और वरिष्ठ नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आगे बढ़ेंगे चर्चा में। शुरुआत में संक्षेप में, कौन है संजू नारायण जी? संजू नारायण सिंह ठाकुर तो एक छोटा सा कार्यकर्ता है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1997 से मेरी राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। मैं छोटा सा बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया और बूथ अध्यक्ष रहते मैंने मंडल, वार्ड, मंडल, फिर जिला, उसके बाद प्रदेश, यहाँ तक मेरे राजनीतिक सफ़र रही है। 97 में बूथ अध्यक्ष के बाद मैं सन 2000 में मंडल का मंत्री बना। उसके बाद 2005 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं सन 2006 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का ज़िले का उपाध्यक्ष बना। फिर उसके बाद फिर उपाध्यक्ष बना। फिर 2010 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने जवाबदारी दी, जिसने मैं बखूबी निभाया। उसके बाद फिर शायद पार्टी को लगा कि अच्छा कार्य करता है करके। उसके बाद फिर मुझे 2016 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री का दायित्व दिया गया। उसमें भी बखूबी निभाया। उस समय हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्मानित विजय शर्मा जी, उस समय मेरे अध्यक्ष हुआ करते थे। हम दोनों ने पूरे प्रदेश को भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में एक नया आयाम हमने गढ़ा और युवाओं को हमने बहुत जोड़ने का काम किया। और मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी उस समय मजबूती आई और लगातार हमने संघर्ष भी किया उस जी। राजनीति में लाने वाले आपके गुरु कौन थे? देखिए, राजनीति में लाने वाले तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं। एक विजय सिन्हा करके थे, वो लगातार मुझे बोलते थे कि आपको राजनीति में आना चाहिए करके। वो नॉन पॉलिटिकल थे। धीरे धीरे मैंने उसके बाद फिर सम्मानित लोकेश कावड़िया जी के संपर्क में आया। लोकेश कावड़िया के साथ रहा। उसके बाद फिर शायद अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते सम्मानित बृजमोहन अग्रवाल जी ने मुझे संपर्क में लाया। उनके साथ काफ़ी चला और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई। शायद उनका अनुभव मुझे काम आ रहा है। लंबे समय से मैंने काम किया। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुझे एक नई राह दिखाई और उनके सानिध्य में रहा। माननीय पवन साय जी हैं, माननीय राम प्रताप जी हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, जो उस तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय।
उन्होंने मुझे नई राह दिखाई। और भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से संगठन महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उस समय तत्कालीन हुआ करते थे, सभी लोगों ने नई राह दिखाई। और शायद यही वजह है कि भगवान की कृपा है कि एक अच्छे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में अभी वर्तमान में हूँ। जी सर, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसके बाद भी जहाँ तक हमें जानकारी है उसके बाद आपका राजनीति में आना कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा, और अभी आप जहाँ हैं कितना संतुष्ट अपने आप को मानते हैं? देखिए, यह बात आपने सही कही कि मेरे परिवार में दूर दूर तक के किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। ना ही मेरे दादाजी थे, ना ही मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी तो बहुत सामान्य आदमी थे। बताते हैं कि उस ज़माने में एक लोटा लेके आए थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करके हम बच्चों को लालन पालन करके यहाँ तक लाया। पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने कराया, और अब भगवान की देन है कि मेरा रुचि जो है अचानक राजनीति की ओर आया। और मैंने पहले भी कहा कि 1997 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और इसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार चलता रहा। और अभी तो वर्तमान में मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जैसे इस पार्टी के कोर मेंबर हैं, और इन लोगों के सानिध्य में हम सभी काम कर रहे हैं। मैं तो पूरे सौभाग्यशाली मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूं। जी सर, राजनीति के अलावा आपका जीवन यापन करने के लिए क्या कुछ साधन है? देखिए, पूरा जीवन मैंने भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को दिया है, और लगातार मैंने संगठन में ही काम करता हूँ। जीवन यापन भगवान की कृपा से चल जाता है, लेकिन कुछ साइड में थोड़ा बहुत बिजनेस कर ही लेता हूँ जिससे हमारा जीवन यापन चलता है। लेकिन मेरा पूरा जीवन जो है, मेरा पूरा सारा समय जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन को पूरा समर्पित है। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक पूरा जीवन जो है वो पार्टी को समर्पित रहेगा। जी, अभी तो आप प्रतिष्ठित पद पर हैं बीजेपी पार्टी में, लेकिन चुनाव राजनीति में आने से पहले आपके अंदर क्या चल रहा था कि मुझे किस दिशा में जाना है और कहाँ तक जाना है? कुछ लक्ष्य बना कर रखे थे आप अपने लिए? देखिए, मेरी पढ़ाई 97 में ख़त्म हो गई। कॉलेज करने का मौका नहीं मिला। 12वीं पास किया। 12वीं पास करने के बाद हमारा एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था, उसमें पिताजी के साथ सहयोग करता था। फिर अचानक उस दौर में राम मंदिर की एक बहुत बड़ी लहर थी, और राम मंदिर का मुद्दा 90 से चल रहा था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार मंदिर बनाने के लिए संकल्पित थी। और उससे मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रभक्त पार्टी है जो मंदिर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। उस समय धारा 370 की जो कश्मीर की बात चल रही थी उसमें, और मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पार्टी है, क्यों ना इनसे जुड़ा जाए। तो मैंने 97 में एक छोटे से बूथ से, एक मोहल्ला से शुरू किया। मैंने मोहल्ले में, उस समय तो कांग्रेस का वर्चस्व था, हमारे क्षेत्र में भी कांग्रेसी बहुत थे और लगातार मजबूत थी। मैंने धीरे धीरे करके मैं राजनीति में आया, धीरे धीरे करके अपने क्षेत्र में अपने युवाओं को जोड़ना शुरू किया कि भाई आओ, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रभक्त पार्टी है, देखो राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रही है, आओ सब जुड़े। धीरे 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 करके उसमें जुड़ने लगे। और फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हमने, उस समय तरुण चटर्जी उस समय वो हुआ करते थे, उस समय वो हमारे ग्रामीण के विधायक थे, उनके लिए हमने काम किया। और उस समय हमने लगातार चुनाव प्रचार किया, और लंबे ऊँट से माननीय तरुण चटर्जी उस समय जीते थे। उसके बाद फिर राजेश मुड़त जी हमारे रायपुर ग्रामीण विधानसभा के वो विधायक बने, उनके लिए भी हमने बहुत मेहनत किया। जी, जिस समय आपका राजनीति में आना हुआ उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज था, तो कभी आपको लगा कि मुझे बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी में जाके अपने आप को तराशना चाहिए? देखिए, लंबे समय से कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रभाव में रहा है।
और कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन मेरा एक रुचि था कि हम ऐसे पार्टी से जुड़ें जो समाज और देश को जोड़कर काम कर रही है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कांग्रेस में आप देख रहे होंगे कि एक तो उस समय भी लगातार परिवारवाद चल रहा था, और परिवारवाद के साथ साथ कांग्रेस में भी बहुत काफ़ी लड़ाइयाँ थी, आपसी गुटबाजी बहुत तेज़ी में थी। अब मुझे लगता था कि कांग्रेस ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा संगठन है, अच्छी पार्टी है, इसमें हमको जोड़ना चाहिए। और उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी में अच्छा लगा, क्योंकि संगठन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है जी। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही पार्टी को चलाता है। आप कांग्रेस की तुलना और भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें तो कांग्रेस में एक परिवार चलाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन चलाता है, कार्यकर्ता चलाते हैं। 2047 में छत्तीसगढ़ को और भारत को एक विकसित राष्ट्र और प्रदेश बनाने की बात चल रही है, लेकिन जब हम अभी वर्तमान में देखते हैं तो लोगों के हाथों में नौकरी नहीं है, जो जीडीपी होनी चाहिए वो उतनी रफ्तार से बढ़ नहीं रही है। हम लोग अभी भी जो मूलभूत सुविधा है उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है और विकसित हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बात करूं अविभाजित मध्य प्रदेश की, 2000 पहले की बात करता हूं। 2000 पहले छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति थी? छत्तीसगढ़ मूल रूप से पिछड़ा हुआ राज्य कह रहा था, जिसको हम कह सकते हैं बीमारू राज्य। उस समय छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य था। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। मुझे लगा कि अगर हम छोटा राज्य अगर छत्तीसगढ़ को करते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा विकास जो है छत्तीसगढ़ में हो सकता है। और इसीलिए 2000 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण किया, और लगातार आप 2000 से 2003 तक तो छत्तीसगढ़ पनप रहा था, लेकिन उस समय कोई विकास नहीं हुआ। 2003 से लेकर 18 की हम बात करें, लगातार छत्तीसगढ़ इतना मजबूत हुआ कि उस समय आप देखो कि अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी नौकरियां युवाओं को मिलती थी, और अभी कितने युवाओं को नौकरी मिली। चाहे हम पुलिस की भर्ती की बात करें, चाहे शिक्षा में बात करें, चाहे अन्य क्षेत्रों में बात करें, लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है जी। उसके बाद हम बात करें केंद्र की बात करें, उस समय भी मनमोहन सिंह की सरकार थी। क्या स्थिति थी? भ्रष्टाचार चरम पे था। लेकिन नरेंद्र मोदी 2014 के बाद आप देखते हैं कि इतनी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं समझता हूं कि इतना विकास जो है 2047 की जो परिकल्पना हम देख रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरा होगा। जी, विकास बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, लेकिन हमें ये लगता है और जो आम जनता उनके मन में भी ये सवाल है कि जितना विकास छत्तीसगढ़ का तेज़ी से हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा विकास नेता का हो रहा है। मैं नहीं मानता कि नेताओं का विकास हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं सर, हम किसी पार्टी की बात कर ले, कुछ समय पहले राजनीति में आते हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए, ये तो चीज़ें होती है, लेकिन ये बहुतायत हमको देखने मिलता है कांग्रेस में कि कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता भी 2 साल तक काम करता है, 3 साल तक काम, उसके बाद फॉर्च्यूनर आ जाता है, उसके बाद नए नए घर आ जाते हैं। जिसका ताज़ा उदाहरण ये है कि हम अभी तत्कालीन उस समय अपन बात करें 2018 से लेकर 2024 तक के भूपेश बघेल की सरकार थी, कितने भ्रष्टाचार हुए। उस समय जितने नेता थे कांग्रेस में, सब के पास पैसे हैं, सब धनाढ्य हो गए हैं। अगर जांच कराएं तो आप तो देख रही हो कि जांच हो रहा है, कितने नेता इसमें फंस रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। जी, आपने नौकरी की बात कही सर, अगर किसी प्रदेश या फिर देश को आगे बढ़ना है तो जो वहाँ के युवा हैं उनके हाथों को रोज़गार बहुत ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं जो हालात छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, जो शिक्षा कर्मी की बात चल रही है भर्ती की, वो अभी तक पेंडिंग में है। जो युक्ति उत्तीर्ण किया जा रहा है उससे भी शिक्षक कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो रोज़गार को लेकर क्या कुछ रास्ता हो सकता है, उपाय हो सकता है जिससे उनको रोज़गार मिल सके? देखिए, रोज़गार
देने में छत्तीसगढ़ सरकार एक महती भूमिका उसमें निभा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को जोड़ने में काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2010 में एक स्किल इंडिया की प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारे युवाओं को उसमें अपने खुद के बल पर स्टेबल होने की कोशिश उसमें की है। उसके माध्यम से हमने जहाँ तक आपने शिक्षाकर्मी की बात की है, शिक्षाकर्मी में भी हमारे सरकार में बहुत सारे शिक्षकों का भर्ती का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रमन सिंह जी तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय उन्होंने बहुत सारे युवाओं को शिक्षाकर्मी के माध्यम से उन्होंने नौकरी देने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया है। और लगातार अभी भी विष्णुदेव जी की सरकार ने संकल्पित है नौकरी देने के लिए। अभी भी प्रोसेस उसमें बहुत सारे चल रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी नौकरियां पुलिस भर्ती में होगी। फॉरेस्ट में भी देख रहे होंगे, फॉरेस्ट में खूब सारी वैकेंसी निकली है। फॉरेस्ट में भी है, आदिम जाति कल्याण विभाग में है, आपके राजस्व में है। ऐसे बहुत सारे पटवारियों की बहुत सारी नौकरियां उसमें निकली हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विष्णुदेव की सरकार जो है वो संकल्पित है नौकरी देने में। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी भूपेश बघेल जी के साथ में, तो उनका कहना था कि जो 5 साल उनके पास रहा वो स्वर्णिम अक्षर में लिखने के योग्य है, क्योंकि जितने विकास का काम या फिर जितना पॉलिसी मेकिंग का काम किया गया उनके 5 साल के दौरान वो अभी तक के इतिहास में नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। चाहे गौठान की बात कर ले, चाहे जो बेरोजगार हैं उनको 25 रुपये बेरोजगारी भत्ता की बात कर ले, चाहे किसानों को 25 रुपये प्रति क्विंटल की बात कर ले। बीजेपी भले नहीं देख पा रही है, उनकी आंखों में चश्मा है, लेकिन विकास तो हुआ छत्तीसगढ़ का। भूपेश बघेल जी 2018 में वो मुख्यमंत्री बने जी। इस प्रदेश की जनता जानती है कि 2018 से लेकर 2023 तक कितने विकास के कार्य हुए हैं। इन 5 सालों में एक काम बता दीजिए, जो कोई एक भूमि पूजन बता दीजिए या एक लोकार्पण बता दीजिए जिसमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक नई रोड बनाई है। एक काम बता दीजिए। आप गौठान की बात कर रहे हैं, गौठानों की स्थिति देख रहे होंगे, वहाँ एक पशु नहीं था। गौठान के नाम पे पूरा भ्रष्टाचार हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण है सौम्या चौरसिया और अन्य लोग जो अभी भी जेल में थे, अभी छूटे हैं। तो इन लोगों ने खुद का विकास किया है, प्रदेश का विकास नहीं किया है। तो भूपेश बघेल जी से कहना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने छत्तीसगढ़ का विकास ना करके अपने लोगों का विकास किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण यही है कि सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी जैसे लोग आज भी जेल में बंद थे, जिसका प्रमाण जो है वो न्यायालय दे रही है। जी, अगर बीजेपी सेंट्रल एजेंसी का उपयोग नहीं करती तो अभी भी पावर में कांग्रेस रहती छत्तीसगढ़ में, ऐसा उनका कहना है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी तो कोई एजेंसी का दुरुपयोग करती नहीं है। जहां उनको लगता है वो छापेमारी करती है। आप अपने पास हजारों करोड़ रुपए लेके रखे हैं तो क्या एजेंसी जाएगी नहीं? भ्रष्टाचार क्यों? ये जनता की गाढ़ी कमाई है, उस गाढ़ी कमाई को आप अपने कमाई में एडजस्ट कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। अगर प्रदेश के मुखिया के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाए तो कितना संगीन हो सकता है और लोगों का विश्वास कितना जम पाएगा राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर? निश्चित रूप से एक बड़े अहदे में रहने के बाद इस टाइप का आरोप लगता है तो निश्चित रूप से उस समय तो भूपेश बघेल जी को इतने आरोप लगे, उस समय तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी इसको अपने फायदे के लिए आरोप लगाया है सर? नहीं, बीजेपी फायदे में आप आरोप नहीं लगाई है। आप तो लगातार देख रहे होंगे ना कि ये चीज़ें तो निकल कर आई है। गौठान डेमेप घोटाला, महादेव सट्टा, ये तो जीता जाता, ये तो आम आदमी के मुंह पर है, ये तो साफ दिख रहा है, ये तो निकल कर आया है भाई, इसमें छिपाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो जब पीएससी घोटाला हुआ था तो लगातार आवाज़ उठा रही थी कि बहुत अन्याय हुआ है। जो
युवा लगातार पता नहीं कितने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और जब एग्ज़ाम की बारी आई तो एक ही परिवार के लगभग आसपास के बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन उनका हो गया। ये कितना बड़ा छलावा है जो ऐसे युवा हैं जो कुछ करने की चाह रखते हैं और उनके साथ अंत में ऐसा धोखा हो जाता है। देखिए, पीएससी का घोटाला प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है। जो ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, अपना सारा कमाई, अपनी सारी चीज़ें वो लगा देता है, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल जी की सरकार के करीबी लोग को पीएससी में उनको जगह मिलती है, मौका मिल जाता है जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, उसका परिणाम निकल कर के आया और उसका परिणाम निकल के आया कि उसमें जांच हुई, और जांच होने के बाद आप तामन सोनवानी जी आज जेल में हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि लगातार जो युवा इसमें बेचारे पढ़ाई कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनकी आवाज़ थी, वो हमारे साथ में, हम लोगों ने आंदोलन किया पीएससी घोटाले में, हम लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे और उसमें सब युवाओं को हमने जोड़कर उसमें लिया। और यही वजह है कि यह जो है पहल जो है सार्थक हुई, जांच हुई, आज जांच हुई, आज उनको सज़ा भी मिल रही है। जी, पार्टियों के बीच में आपसी लड़ाई समझ में आता है, लेकिन जो जनता के हित के लिए जो योजनाएं या फिर पॉलिसी बनाई गई है उसको रोक देना अपने फ़ायदे के लिए कितना सही है। चाहे अगर बीजेपी पार्टी में आती है तो कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं उसको बंद कर देती है, अगर कांग्रेस आती है तो बीजेपी की जितनी भी योजनाएं उसको बंद कर देती है। तो ये आपसी लड़ाई में जनता का नुकसान क्यों कर रही है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कांग्रेस की योजनाओं को बंद नहीं किया, न ही ऐसे चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लगातार मनरेगा जो है वो कांग्रेस ने लॉन्च किया, तो आज भी मनरेगा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जितने कांग्रेस की योजनाएं हैं वो चल रही है, सब चीज़ें यथावत है और जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये तो काम भूपेश बघेल जी ने किया। प्रधानमंत्री आवास, 14 लाख आवास जो गरीबों को देना था वो कांग्रेस सरकार में पूरी तरह बंद कर दी गई। एक भी आवास गरीबों को नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन माननीय विजय शर्मा जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने किया, जिसका परिणाम ये आया कि आने वाले चुनाव में जो 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता हासिल की। और जैसे ही सरकार बनी हमने 18 लाख आवास जो है वो तुरंत स्वीकृत किए, आज सभी गरीबों को आवास मिल गया। तो ये काम जो है वो कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के साथ भी सर हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही, खास तौर पे नक्सल को ख़त्म करने की ओर। लेकिन जब हमारी चर्चा हुई सर कवासी लखमा जी के साथ में, तो उनका कहना है कि गोली से नक्सलवादी ख़त्म नहीं हो सकता है, प्रेम की भाषा जरूरी है। आपको भी लगता है? देखिए, वर्तमान समय में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि लगातार हम नक्सलियों से बातचीत करें, उनकी प्रेम की भाषा हम समझाएं कि भाई आप मूलधारा में आइए, मूलधारा में जुड़िए और मूलधारा में आकर जुड़िए, आत्मसमर्पण कीजिए। आपके लिए सरकार जो है समुचित व्यवस्था करेगी, चाहे नौकरी की हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। क्योंकि वर्तमान समय में बस्तर में अभी विकास की बहुत ज़रूरत है और यही वजह है कि लगातार समझाने का प्रयास किया, लेकिन नक्सली मानते नहीं। और शायद यही वजह है कि लगातार जो है अब जो है एक्शन में सैनिक आए हैं और हमारे जवान आए हैं, और यही वजह है कि आज जो है वर्तमान समय में बस्तर अब नक्सल मुक्त होने की कगार पे है। जी, ओपी चौधरी सर से भी सर हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि आने वाले जो 5 साल है छत्तीसगढ़ जीडीपी को हम डबल कर देंगे, दूना कर देंगे। तो जिस प्रकार की पॉलिसी बनाई जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा, आपको लगता है कि पॉसिबल है ये? देखिए, माननीय वित्त मंत्री जी काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और उन्हें आईपीएस की अच्छा उसने दी है और कलेक्टर भी रहे हैं, वो ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में अब लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रहा है।
और लगातार उन्होंने आने वाले दिनों में उसमें बजट में भी उन्होंने किस प्रकार से किन किन विभागों को कितना देना चाहिए उन्होंने दिया है। और इन सब चीज़ों को लेकर ओपी चौधरी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल से उनको बधाई देता हूँ। एक ऐसा हमको वित्त मंत्री मिला है, निश्चित रूप से सबको साधने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। जी, शराबबंदी की बात की थी कांग्रेस ने, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी वो वादा पूरा नहीं किया गया, जिसका परिणाम उनके सामने है। आज बीजेपी भी चुनाव के दौरान बोली थी कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से जितनी भी महिलाएं छत्तीसगढ़ में सबको हम 1,000 रुपये देंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं जो इसका इंतजार कर रही हैं। लगातार बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि दूसरा फेज़ शुरू किया जाएगा, उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन 2 साल बीतने को है सर। देखिए, शराबबंदी की बात तो कांग्रेस ने कही थी। हमें आज भी याद है कि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो है रायपुर आए थे और हाथ में गंगा जल लेकर कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। और इसी आशा को लेकर हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने एक बड़ा जनादेश जो है कांग्रेस को उस समय दिया था। लेकिन सरकार में आने के बाद कांग्रेस भूल गई और कुल मिला के छलावा और धोखा हमारी माताओं और बहनों के साथ किया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा हमारी बहनों और माताओं को महतारी वंदन के नाम से 1,000 रुपये देने का काम हमारी सरकार ने वादा किया था। वो निश्चित रूप से पूरा भी किया और पूरा करने के बाद वो लगातार चला। लेकिन आपका कहना है कि कुछ लोग बच गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी पॉलिसी भी बन रही है। वो जल्द से जल्द आने वाले दिनों में सभी बहनों को 1,000 रुपये मातृवंदन उनको मिलेगा। जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ज़िले के जो कलेक्टर परिसर को जला दिया गया। तो कितना बड़ा फेलियर मानते हैं आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? देखिए, ये तो अचानक घटना हुई है और मैं समझता हूँ फेलियर नहीं मानता मैं। हमारी सरकार एकदम चाक चौबंद में रहती है और वो घटना दुर्भाग्यजनक है, वो अचानक घटना हुई है और उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन जो दोषी हैं वो आज भी जेल में हैं और सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया उसमें, और जिसका परिणाम रहा कि हालत वहाँ धीरे धीरे सुधरने लगी, अब सुधर गई है। जी, ऐसा माना जा रहा है सर कि छत्तीसगढ़ को ना एक प्रैक्टिकल सेंटर बना दिया गया है देश में छत्तीसगढ़ को। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो बाहरीवाद है, छत्तीसगढ़ियावाद को उतना वैल्यू कम करके आंका जा रहा है, लेकिन जो बाहरी लोग यहाँ बसे हुए उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो क्या जो वोट बैंक की राजनीति बीजेपी अच्छे जानते करना? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता क्योंकि छत्तीसगढ़ियावाद जो है छत्तीसगढ़ियों का प्रदेश है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया बाहुल्य क्षेत्र है और इन छत्तीसगढ़ियों को लगातार सरकार में भी समावेश है। जैसे नंदे साहू जैसे हमारे लोगों को आरडीए में दिया गया, बहुत सारे हमारे एमएलए छत्तीसगढ़िया जीत के आए, लगातार उनको प्रोजेक्ट भी किए छत्तीसगढ़वाद में। और इसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो छत्तीसगढ़िया है और आदिवासी है। जी भाई, कांग्रेस ने किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोचिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और इसीलिए विष्णुदेव साय जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया है। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है? नहीं, देना चाहिए। गौ माता हमारी राष्ट्र माता है। हिंदू धर्म में गाय को हम पूजते हैं और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक बड़ी योजना गौ माता के लिए बनाई है। आने वाले दिनों में आप सभी के समक्ष आएगा वो कि गौ माता की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो रोड में गौ माता चलती हैं लगातार उसके कारण एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसे गौ माता को बचाने का काम जो है वो सरकार एक नया स्कीम उसमें ला रही है और उसको संरक्षित करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लगभग 3 दशक से आप राजनीति में रह रहे हैं सर, बहुत करीबी से आप देखे हैं, उसको जिए भी हैं। कितना कुछ संतुष्ट मानते हैं अभी आप जहाँ पास हैं? कितना सेवा के माध्यम से आप आए थे, कितना सेवा कर चुके हैं, या फिर कितना कुछ बाकी रह गया सेवा करने में? लगभग मेरे को
30 साल करीब हो गए हैं राजनीति में आए हुए, 97 से जुड़ा हूँ। अनेक दायित्वों पे रहा, लोगों को सेवा करने का काम मुझे भरपूर मिला। आज भी इस ऑफिस में सवेरे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लोग आते हैं, अपनी समस्या को सुनाते हैं और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, मन में एक संतुष्टि मिलती है कि एक गरीबों का सेवा करूं, आम लोगों का सेवा करूं और निश्चित रूप से अपने आप को मैं संतुष्ट मानता हूं। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप कहाँ तक देखते हैं अपने आने वाले समय में? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी होती है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शीर्ष नेताओं के ऊपर छोड़ता हूँ। संगठन जैसा उपयोग करना चाहे हमारे उपयोग कर सकते हैं। जी, राजनीति के अलावा आपकी रुचि किस में है? देखिए, राजनीति के अलावा हॉबी है, क्रिकेट विकेट खेला करता था और बाकी परिवार के साथ। जी, अगर आप राजनीति में नहीं आते सर तो क्या करते रहते? अगर राजनीति में अगर नहीं रहते तो मेरा छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था, शायद उसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते रहता, उसी का ऑनर रहता मैं। जी, अगर मैं आपसे पूछूं सर कि किस प्रकार का छत्तीसगढ़ आप देखना चाहते हैं? हम 2047 की बात नहीं कर रहे हैं, जो 3-4 साल बीजेपी की पार्टी के पास बची है, हम उस दौरान की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध और शक्तिशाली हो, हर युवाओं के हाथों में काम हो, हर गरीबों को अन्न मिले, हर जनता जो है, हर आदमी जो है वो खुशहाल रहे, हर आदमी के हाथ में काम हो, यही हमारा छत्तीसगढ़ है। और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो काम कर रही है और लगातार बहुत सारी योजनाएं जो है अभी चल रही है जी, जिससे हर हाथों में काम हो रहा है, हर युवाओं को नौकरी मिलने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और लगातार हमारी सरकार इसमें प्रतिबद्ध भी है और आने वाले दिनों में एक विकास की नई गाथा जो है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार लिखेगी। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा की, अपना अनुभव शेयर किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी, बहुत आपका चैनल निश्चित रूप से मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि यह चैनल जो है आदमी की जो विशेषताएं हैं उनको निकाल कर लाती है और एक आदमी जो है सोचता क्या है, राजनीतिक परिदृश्य में क्या सोचता है, अपने आप को क्या मानता है, अपने आप को कहाँ देखना चाहता है, ये चीज़ें इस चैनल में आई है, मुझे बहुत पसंद आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आप सुन रहे थे संजू नारायण ठाकुर जी को, जिनका कहना है कि वो लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो भी दायित्व उनको मिलता है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।